हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विंकिंग स्टडी। और आज इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी से पढ़ाने जा रही हूँ, भारत, आकार और स्थिति। इस चैप्टर में हम जो इंडिया यानी जो हमारा कंट्री है भारत, वो उसकी क्या पोजीशन है अर्थ में, वो किस जगह पर है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। कितना एरिया है भारत का, और इसके अलावा इसके जितने भी कितने पड़ोसी देश हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो इस चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ अक्षांश और देशांतर की बात करी गई है। ठीक है, अक्षांश को लैटिट्यूड और देशांतर को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो सबसे पहले हमको इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर हमको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो आगे जाके ये सब प्रॉब्लमेटिक होगा। ठीक है, चलिए पहले हम इसको समझते हैं। तो चलिए बच्चों, पहले इसको क्लियर करते हैं। अक्षांश जिसको लैटिट्यूड भी बोलते हैं और देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड। बच्चों ये आखिर है क्या? तो अक्षांश जो रेखाएं होती हैं ना, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, मतलब कि ये कोई रियल में नहीं होती हैं, बस एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। और ये क्यों होती हैं? ये इसलिए होती हैं, किस जगह पे क्या मौसम है वहाँ का, कहाँ पे ज़्यादा गर्म होता है, कहाँ पे ज़्यादा ठंडा होता है, कहाँ पे गर्मी और ठंडी दोनों ही इक्वल होती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें इन सब चीज़ों से हमको पता चलती है। एज वेल हमको टाइम के बारे में पता चलता है इसी से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज बच्चों ये अर्थ है, ये हो गया नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, अब ये जो अर्थ है ना, इसके बीच में एक लाइन होती है। ठीक है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, रियल में नहीं होती है, कोई काल्पनिक लाइन है। ठीक है, ये क्या करती है, ये जो अर्थ है यानी पृथ्वी है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एक इधर से एक नीचे से। ठीक है, तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो नॉर्थ में आ रहा है, यानी कि उत्तर में आ रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, उत्तरी ध्रुव। अपनी कॉपी में नोट भी करते रहिएगा, उत्तरी ध्रुव। ऐसे ही नीचे वाला जो पार्ट है वो साउथ में आ रहा है, तो इंग्लिश में इसको सदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे और हिंदी में इसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो आप इतना नोट कीजिए अपनी कॉपी में, दक्षिणी ध्रुव। ठीक, अब देखिए आपने ये वाली लाइन देख ली, ऊपर वाला क्या हो गया, उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाला क्या हो गया, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब देखिए ये जो लाइन है इसको बोलते क्या है, इस लाइन को बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इंग्लिश में इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर लाइन। अब इसके आसपास ये कुछ ऐसी इस तरीके की लाइनें होती हैं। ठीक है, ये होती हैं, इनको क्या बोलते हैं बच्चों ने, बोलते हैं लैटिट्यूड, यानी कि हिंदी में इनको बोलते हैं अक्षांशीय रेखाएं। ठीक है, ये क्यों बनाई जाती हैं, ये भी सब काल्पनिक रेखाएं हैं, कोई रियल में नहीं होती हैं। ठीक है, और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, इनके बीच में 10-10 डिग्री का डिफरेंस होता है। और एक बात और भूमध्य रेखा के बारे में, ये 0 डिग्री अक्षांश पे होती है, याद रखिएगा 0 डिग्री अक्षांश पे। ठीक है, और ये जो है पृथ्वी को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब ये जो अक्षांश रेखा है ये वाली, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है 10 डिग्री का होता है। और अगर हम इनकी दूरी की बात करें किलोमीटर में, तो इनके बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, मतलब एक डिग्री से हम दूसरे डिग्री में जब जाएंगे ना, तो उनके बीच का डिफरेंस 111 किलोमीटर होगा। ठीक, अब बच्चों ये जो अक्षांशीय रेखाएं हैं, इनमें कुछ रेखाओं के हमको नाम दिए होते हैं, है ना। ऐसे तो बहुत सारी रेखाएं, हमको सिर्फ कुछ ही के पर्टिकुलर रेखाओं के ही नाम क्यों दिए होते हैं। वो देखिए, बीच वाली तो हो गई भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर लाइन। ठीक है, अब ऊपर देखिए एक होती है कर्क रेखा, एक होती है मकर रेखा। अब जो ये विषुवत रेखा है, हमने पढ़ा कि विषुवत रेखा का जो अक्षांशीय मान होता है वो 0 डिग्री होता है। अब ये जो है ना, विषुवत रेखा से कर्क रेखा के बीच का मान 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है, क्योंकि ये उत्तरी अक्षांश में है ना, इसलिए 23.5 डिग्री उत्तरी। और ऐसे ही जो मकर रेखा है ना, ये वाली, इसका भी जो विषुवत से मान होता है ना, 23.5 डिग्री ही होता है ये, लेकिन ये दक्षिण में है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में है। ठीक है, ये तो कर्क और मकर रेखा है। अब हमको सिर्फ इन्हीं दो रेखाओं के बारे में क्यों बताया गया है, तो आपको, आप इस चीज को इस कॉन्सेप्ट से समझिए। ये कर्क और मकर रेखा ही हमको इसलिए दिखाई गई है, ये बीच वाली तो विषुवत हो गई। ठीक है, अब आप सामने से देख रहे हैं सूर्य है, जो सन है ना, जब उसकी जो सीधी ये जो लाइट है ना, वो सीधे डायरेक्ट कहाँ तक जाती है, ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जाती है। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच तक ज्यादा जाती है। ठीक है, जब पृथ्वी के बिल्कुल ऊपर सूर्य होता है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा तक इसकी हीट जाती है। इस वजह से इस वाले एरिया में क्या होता है, इस वाले एरिया में गर्मी ज्यादा होती है। ठीक है, और इस एरिया को क्या बोलते हैं, इस एरिया को बोलते हैं बच्चों उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। आप इसको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इस क्षेत्र में जो है गर्मी बहुत होती है। इस क्षेत्र में गर्मी की वजह से यहाँ के आसपास जो भी वाटर बॉडीज हैं, यानी कि जो भी महासागर वगैरह है, तो गर्माहट से क्या होता है, एवापोरेशन यानी वाष्पीकरण से, वाष्पीकरण की वजह से वहाँ पे बारिश भी ज्यादा होती है, जिस वजह से इस इलाके में पेड़ पौधे भी ज्यादा पाए जाते हैं। और इसके अलावा पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, इसीलिए इस वाले ही एरिया में ज्यादा, यानी कि बहुत ज्यादा एनिमल जो होते हैं ना, वो पाए जाते हैं। ठीक है, उनकी अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। तो आपको कर्क रेखा और मकर रेखा का कॉन्सेप्ट पता चल गया। कर्क रेखा विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में होती है, क्योंकि ऊपर वाला एरिया में आती है ना, नॉर्थ वाले में आती है। इसके अलावा मकर रेखा ये ठीक 23.5 डिग्री दक्षिण में आती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे की चीजें, तो बच्चों आगे देखिए, ये कर्क रेखा और मकर रेखा, यहाँ पे तो जो है जो सन की हीट है वो सबसे ज्यादा ज्यादा जाती है, जिस वजह से यहाँ पे गर्मी बहुत होती है। और इस एरिया को क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय, इंग्लिश में ट्रॉपिकल एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, अब इससे ऊपर वाले जो एरिया है ना, दोनों पे दोनों ही अक्षांशों में, चाहे वो नॉर्थ हेमिस्फीयर हो या फिर सदर्न हेमिस्फीयर हो,
ये दोनों का ही सेम डिस्टेंस पे 66.5 डिग्री, आप इतना समझ लीजिए, 66.5 नॉर्थ, इतना है 66.5 साउथ में, ठीक है। तो यहाँ तक के एरिया में जो है जो सूरज की हल्की रोशनी जाती है, इस वजह से इस वाले एरिया में ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंडा होता है, ठीक है। तो इस एरिया को क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको शीतोष्ण कटिबंधीय बोलते हैं, जबकि इंग्लिश में इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है। अब इसके अलावा जो ये ऊपर वाला एरिया देख रहे हैं ना, ये वाला एरिया, इस इलाके में जो सन की जो लाइट है ना या हीट, वो 6 महीने में बहुत कम जा पाती है, जिसके वजह से यहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है। और इसी वजह से इस एरिया को शीत कटिबंध या इंग्लिश में हम बोल सकते हैं फ्रिजिड जोन, या फिर इसको पोलर जोन भी बोलते हैं। पोलर जोन इसलिए बोलते हैं बच्चों, ये वाला जो एरिया होता है ना पृथ्वी का, अर्थ का, ये क्या होता है, ये ध्रुव में होता है, ठीक है, ये ध्रुव वाला एरिया होता है। तो इसको हिंदी में उत्तरी ध्रुव भी बोलते हैं, क्योंकि उत्तर में इसलिए उत्तरी ध्रुव हो गया, ठीक है। अब वाला जो एरिया है ना, ये पृथ्वी के कौन से नॉर्थ वाले पार्ट में, ठीक है, तो इसलिए इसको उत्तरी ध्रुव भी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं हम, नॉर्थ पोल। इसके अलावा जो दक्षिण वाला इलाका है, यहाँ वाला जो ध्रुव है, इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, या फिर इसको हम बोल सकते हैं साउथ पोल, ठीक है। तो ये तो सब चीजें थी अक्षांश रेखाओं की, इससे हमको पता चलता है कहाँ पे ज्यादा गर्म होता है एरिया, कहाँ पे ज्यादा ठंडा होता है, या कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ पे ना ज्यादा ठंडा होता है ना ज्यादा गर्म, एंड इट इज इनफ फॉर योर क्लास। सो अगली चीज है देशांतर रेखाएं। तो बच्चों एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लीजिए। जैसे कि ये पृथ्वी है और इसके ऊपर मैंने एक वर्टिकल यानी लंबवत में एक लाइन खींची, और ऐसे ही मैंने एक हॉरिजेंटल में भी लाइन खींची, ठीक है। इस वाली लाइन को बोलते हैं तल, और इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं, अक्ष, ठीक है, इसको बोलेंगे अक्ष। अब जो हमारी अर्थ है यानी जो पृथ्वी है ना, इसको अक्ष को एक्सिस भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये जो हमारी पृथ्वी है वो अपने अक्ष से यहाँ पे 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, मतलब बिल्कुल सीधी नहीं है, हल्की तिरछी है, ठीक है। और तल से यानी कि यहाँ से वो 66.5 डिग्री झुकी हुई है। समझ में आ गई ये चीज। तो बच्चों देखिए देशांतर रेखा है, ये जो आपको ये लंबवत में दिखाई दे रही है ना, ये वाली लाइन, ये क्या है, देशांतर लाइनें हैं। और ये जो है ये भी इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ये क्यों बनाई जाती हैं, इससे हमको करेक्ट डेट और टाइम के बारे में पता चलता है। तो ये तो थी विषुवत रेखा। ये क्या है, इसी तरीके से ना जो पृथ्वी है उसके बिल्कुल सेंटर से एक लाइन है, उसको लाइन बनाई गई है, जिसको जो क्या करती है, पृथ्वी को दोनों पार्ट्स में डिवाइड करती है, और यहाँ से टाइम पता चलता है। मतलब यहीं पे एक जगह है जिसका नाम ग्रीनविच है, कहाँ पे, वो इंग्लैंड में। तो इस जगह से पूरे जो अर्थ है, पूरी दुनिया, उसका टाइम का निर्धारण होता है यहाँ से, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही 0 डिग्री अक्षांश पे है, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन है आप देख रहे हैं बच्चों, ये वाली लाइन है, ये क्या है, यही देशांतर रेखाएं हैं, और इनके जो बीच की दूरी है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इक्वल नहीं होती है। आप इसको इस तरीके से समझिए, जैसे कि एक मस्क मेलन होता है ना, उसमें बीच में लाइनें बनी हुई होती हैं, या बॉल देखिए, बॉल में बीच से अगर लाइनें बनाएंगे तो वो इक्वल नहीं आएंगी एक दूसरे के, ठीक है, यहाँ वाली लाइनें। तो ये क्या है, ये देशांतर रेखाएं हैं, और ये क्या करती हैं, ये इससे हमको टाइम का पता चलता है। और जो ये बीच वाली 0 डिग्री जो लाइन है, ये कहाँ से जाती है, ग्रीनविच से जाती है, ठीक है। तो ग्रीनविच कहाँ पे, इंग्लैंड में, और वहां से हमको टाइम का, पूरे वर्ल्ड के टाइम का निर्धारण होता है, ठीक है। अब ये जो लाइन है, इसी के पीछे, बिल्कुल ठीक पीछे से भी एक लाइन गई है, उसको वो कितने पे, वो 180 डिग्री पर है, यानी 180 डिग्री पर है, ठीक है। तो उस लाइन से हमको डेट का पता चलता है, और उस लाइन को क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, ठीक है। अब बच्चों अब एक इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ईजी है, उसको भी देख लीजिए। जैसे कि जो हमारी पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पे घूर्णन करती है ना, तो वो एक घूर्णन 24 घंटे में करती है, यानी कि एक दिन में पूरा चक्कर लगा लेती है, घूर्णन कर लेती है। तो 24 घंटे में वो पूरा पूरा 360 डिग्री घूम रही है, ठीक है, पूरा 360 घूम रही है। अब हमें पता करना है कि 1 घंटे में आखिर वो कितने डिग्री घूम रही है। तो हम क्या करेंगे, 360 से 24 आर को, यानी कि 24 घंटे को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमको मिलेगा कि 1 घंटे में जो है अर्थ 15 डिग्री घूम रही है। कितना घूम रही है, 15 डिग्री। अब आप ये बताइए, इसको इजी वे में अगर हम समझें, तो जो 15 डिग्री है, वो हमारी जो पृथ्वी है, वो सीधे सीधे जो 1 घंटे में घूम रही थी, उसको हम ये भी बोल सकते हैं ना कि वो 60 मिनट में घूम रही है, ठीक है। अब हमें पता करना है कि 1 मिनट में वो कितना डिग्री घूम रही है। तो हम क्या करेंगे, हम 60 को 15 से डिवाइड कर देंगे, और वो निकल के आएगा हमारे पास 4 डिग्री। इससे ये पता चला कि 1 मिनट में जो पृथ्वी है वो 4 डिग्री घूम रही है, ठीक है। और एक बात और, हमारे जो इंडिया है वो अर्थ में, वो ईस्ट में है ना, यानी पूरब में है। एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारा जो इंडिया है वो पृथ्वी में कहाँ पे, पूरब में है, यानी कि ईस्ट में है, ठीक है। तो जो ग्रीनविच मैंने जो बताया था ना, जहाँ से 0 डिग्री देशांतर लाइन जाती है, तो वहां से, उससे हमारा जो भारत है वो 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे दिन के 12 बज रहे होंगे, तो वहां पे कब, वहां पे कितना बज रहा होगा, शाम के 5:30, क्योंकि वहां का जो समय है वो इंडिया के समय से 5.5 घंटे पीछे है, ठीक है। तो अब इस चैप्टर को हम इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि हमको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पता चल गया, ठीक है। अब हम इंडिया की जो है लोकेशन देखते हैं। तो देखिए, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, कौन, हमारा इंडिया। ये देखो, हमने एक कॉन्सेप्ट समझा था, ये जो डैश वाली लाइनें दिख रही है ना, इधर देखो, ये वाली जो लाइनें हैं, ये क्या है, इसको हमने अभी बताया था, कौन सी लाइन बोलते हैं इसको, इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा। ऐसे ही एक यहाँ से भी एक लाइन है, ये वाली,
ये क्या है, ये देशांतर रेखाओं के लिए है ना। तो ऊपर वाली जो लाइन है वो 0 डिग्री पर है और जो नीचे वाली लाइन है ये भी 0 डिग्री पर है। ये क्या कर रही है, ये वाली लाइन पृथ्वी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, है ना। तो अब आगे हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट देखिए, अब आपने देख लिया उत्तरी गोलार्ध एंड दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। अब आप देखिए जो हमारा भारत है, ये है ना भारत, ये कौन से गोलार्ध में आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है ना। अब हम आगे की चीजों को कंप्लीट करते हैं। सो आप यहाँ पे देखिए इस मैप में, देखिए जो ये अक्षांश रेखाएं ही तो हैं जो अभी पड़ी थी, और ये कौन सी है, ये देशांतर है। तो जो हमारा जो भारत है वो कहाँ से शुरू होता है अक्षांश रेखाओं में, 8 डिग्री 4 मिनट से, ठीक है। कहाँ तक जो है ये 37 डिग्री 6 मिनट, ये दिख रहा है, यहाँ तक हमारा जो इंडिया है ना वो उत्तरी गोलार्ध में इतने एरिया में है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, इसीलिए यहाँ पे लिखा है। तो हमारा इंडिया है उसका जो मुख्य भाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से कहाँ तक गया है, 37 डिग्री 6 मिनट तक। और इसी जगह पे देशांतर में अगर हम देखें हमारे इंडिया की लोकेशन, तो देशांतर वही लंबवत रेखाएं जो है, देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, ये गुजरात है, कहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश तक। तो ये वाली लाइन में ये जो देशांतर रेखा है कहाँ से शुरू हो रहा है, 68 डिग्री 7 मिनट से ये जा रहा है 97 डिग्री 25 मिनट तक, यहाँ तक, ठीक है। ये कहाँ की लोकेशन है, ये है लॉन्गिट्यूड की लोकेशन। हमारे इंडिया में लॉन्गिट्यूड में कितने में जो है इंडिया आ रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, जो अक्षांश का तो आपने मान देख लिया। अब जो इंडिया है वो देशांतर में कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्व में है ना इंडिया। अभी देखो ये उत्तरी अक्षांश में तो है ही। अब हमने जो दिशाएं पढ़ी थी इसमें, ये कौन सी दिशा है, ये पूरब, ये हो गई पूरब, ये हो गई पश्चिम, है ना। तो और बात देखिए, जो हमारा इंडिया है वो कहाँ पे, वो पूरब में है ना, इसीलिए वो पूरब देशांतर उसमें लिखा हुआ है। सो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये समझ में आ गया। आगे देखते हैं, मेन पॉइंट देखेंगे जल्दी से। जो इंडिया है वो जो है पूरे वर्ल्ड में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंगली, क्षेत्रफल मतलब एरिया, कितने पार्ट में जो है इंडिया पूरा फैला हुआ है। तो जो इंडिया है यानी भारत है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पे आता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो 7वां स्थान है हमारा। ये देखिए सबसे ऊपर कौन सा है, रूस, सबसे ज्यादा इसका एरिया है। इसके बाद किसका एरिया है, कनाडा का। इसके बाद किसका एरिया है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का। फिर चीन आता है, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। तो जो भारत है वो 7वें स्थान पे आता है। और इसके अलावा जो भारत का भूभाग का कुल क्षेत्रफल, भूभाग मतलब जो लैंडमार्क्स है, वो पूरे वर्ल्ड की जो उसकी बात हो रही है, वो 32.8 लाख में है, ठीक है। भारत का जो लैंडमार्क्स है यानी भूभाग है वो कुल क्षेत्रफल का कितना है, 32.8 लाख। अब हम आगे देखेंगे इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट। जो भारत की जो स्थल सीमा है वो लगभग 15,200 किलोमीटर है। अब स्थल सीमा कौन सी होती है, जो स्थलीय इलाका है, ये देखिए, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये देखिए नीचे तो समुद्र है, ऊपर वाला एरिया ये है स्थलीय सीमा, ठीक है। ये वाली जो एरिया जा रहा है ना, ये वाला एरिया की बात हो रही है। तो ये जो है ये कितना है, ये 15,200 किलोमीटर है। और समुद्री तट यानी कोस्टल एरिया में अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर। अब ये कौन से एरिया की बात हो रही है, ये बात हो रही है तटीय रेखा। तट रेखा कौन सी होती है, इधर समुद्र है, इधर प्लेन एरिया है, वो लैंडमार्क्स है, इन दोनों के बीच में तट होता है ना। तो ये जो पूरा तट वाला जो डिस्टेंस है ना, सॉरी, ये जो तट वाली ये जो पूरी लैंड है ना, किसके साथ मिला के, अंडमान निकोबार, ये भी तो इंडिया का ही पार्ट है ना, ये वाला अंडमान निकोबार। तो इन दोनों की जो है तटीय रेखा मिला के टोटल कितना हो रहा है, ये 7,516.6 किलोमीटर। ये तो बात हो गई कि भाई ये इसका एरिया कितना है। अब इसमें और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, आप सीधे यहाँ से देखिए। आपको इतना तो पता चल गया कि जो है इंडिया कितना किलोमीटर साउथ और नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में कहाँ तक फैला है। अब आपको यहाँ पे एक लाइन और दिख रही होगी, ये जो देशांतर रेखाओं में दिखी है ना, ये क्या कर रही है, ये क्यों बनाई गई है। अब आप देखिए यहाँ पे तो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ पे गुजरात है। अब इन दोनों के बीच का जो टाइम का डिफरेंस था ना वो ज्यादा था, 2 घंटे का था लगभग। अब दोनों का टाइम बराबर करने के लिए क्या किया गया, एक इमेजिनरी लाइन और बनाई गई, जो हमारे इंडिया में मतलब बनाई गई है। ये देखिए ये कितने पर है, ये 82.5 यानी कि 82.5 डिग्री पर है भारत में। और ये कहाँ से निकलती है, ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास से निकलती है, ठीक है। ये भारत की मानक यामिकता रेखा, ये क्यों बनाई गई है, ताकि दोनों का जो है अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक का जो टाइम है, डिस्टेंस है, उसको इक्वल किया जाए। अब इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, देखिए भारत तथा विश्व में
हमारा जो वर्ल्ड है उसमें कुल कितने कॉन्टिनेंट है यानी कितने महाद्वीप हैं, उसमें टोटल 7 महाद्वीप हैं। और हमारा जो भारत है वो कौन से महाद्वीप में है, वो एशिया महाद्वीप में, ये है ना एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप का हिस्सा क्या है, भारत है। और ये एशिया महाद्वीप के कौन से वाले पार्ट में आता है, एशिया महाद्वीप के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो वो दक्षिण वाले पार्ट में आ रहा है, और थोड़ा इलाका इसका पूरब में भी है। तो बच्चों आपने ये समझ लिया कि जो एशिया है, एशिया महाद्वीप में जो भारत है वो उसके दक्षिण वाले एरिया में आता है। अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आप देख लीजिए। भारत में नीचे दक्षिण में कौन सा महासागर है, कौन सा महासागर है, हिंद महासागर है। इसके अलावा इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। और बांग्लादेश के साथ ही अपनी सबसे ज्यादा सीमा क्षेत्र जो है वो शेयर करता है, मतलब सबसे ज्यादा इसी के साथ बॉर्डर लगता है भारत का। तो अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि भारत के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर किसका लगता है, तो बांग्लादेश का लगता है। इसके अलावा देखिए भारत में ये पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, जबकि पश्चिम में अरब सागर है, ये भी आप याद रखिएगा। और एक चीज और, अंडमान निकोबार भी भारत का ही हिस्सा है ना, तो जो अंडमान निकोबार है ये दक्षिण में है, दक्षिण में है। इसका जो आखिरी पॉइंट है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, आप याद रखिएगा। तो जो है अंडमान निकोबार में भारत का जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इसको याद रखेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे भारत जो है ना पहले से ही पुराने समय से ही यहाँ पे व्यापार होता था, और व्यापार के लिए एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र था, बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था। और यहाँ के जरिए लोग व्यापार करने जाते थे, क्योंकि पहले समुद्र से ज्यादा व्यापार नहीं होता था, लोग स्थलीय मार्ग से जाते थे। ये जो एरिया है ये सब स्थल मार्ग है। तो सिल्क रूट वगैरह जो चीन से जाती है, चीन से होते हुए भारत से होते हुए जाती है, तो ऐसे ही कई सारे इलाके, कई सारे ऐसे रास्ते थे जिनसे व्यापार होता था भारत के जरिए। और भारत में भी व्यापार होता था, कपड़ों का व्यापार होता था, मसालों का व्यापार होता था, इस तरीके के व्यापार होते थे। अब आगे देखिए भारत के पड़ोसी देश, ये पुरानी बुक है इसलिए इसमें 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश दिखाए बताए गए हैं, लेकिन इस टाइम भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और मैंने अभी पड़ोसी देशों की बात बता दी कि कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, वो आप याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा इस सीमा किसके साथ लगती है इसकी, बांग्लादेश के साथ। और इस चैप्टर में हाँ एक चीज और देखिए, भारत के ही दक्षिण वाले पार्ट में यहाँ पे लक्षद्वीप है, ये भी क्या है, भारत का ही हिस्सा। तो एक चीज और इम्पोर्टेंट, भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक वो है रास्ता है जिसका बोलते हैं पाक जल संधि, और यहीं पे मन्नार की खाड़ी भी है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने करवा दी हैं। अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, भारत की क्या स्थिति है, इसके अलावा भारत में कितने राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, दक्षिण वाले भाग में भारत में कौन कौन से द्वीप हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। आखिरी पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, ये याद रखिएगा। और भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। पाक वैसे अब पाकिस्तान से मत कॉन्टेक्ट करिएगा इसका, तो और यहीं पे ही कौन सी है, मन्नार की खाड़ी भी है। तो ये तो बात हो गई इस चैप्टर में भारत के स्थिति की और कितना क्षेत्रफल है उसकी। और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।